डियर स्टूडेंट, आज हम चर्चा करेंगे वाणिज्यवाद एवं व्यापारिक क्रांति पर। विश्व के इतिहास का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि विश्व के इतिहास के अंतर्गत हम यूरोप के इतिहास का ही प्रमुखतया अध्ययन करते हैं और यूरोप के इतिहास के अंतर्गत यूरोप में आधुनिक युग के प्रारंभ के साथ साथ वाणिज्यवाद एवं व्यापार को भी महत्व प्राप्त हुआ। वाणिज्यवाद एवं व्यापार के महत्व को समझने से पूर्व हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरह वाणिज्यवाद को बढ़ावा मिला और किन कारणों से व्यापारिक क्रांति हुई। इनके पीछे एक महत्वपूर्ण जो तथ्य है वह तथ्य है पूंजी, अर्थात वाणिज्य। वणिक जो कार्य करते हैं और व्यापारी जो कार्य करते हैं, उस कार्य के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। बिना पूंजी के वाणिज्य और व्यापार संभव नहीं है। तो हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि वाणिज्यवाद और व्यापारिक क्रांति के पीछे या उससे पहले किस तरह यूरोप में पूंजीवाद का विकास हुआ। पूंजीवाद का जो हम विकास देखते हैं वो हम यूरोप के संदर्भ में 16वीं सदी में यह पाते हैं कि 16वीं सदी में यूरोप में पूंजीवाद का विकास हुआ और पूंजीवाद को महत्व मिला। पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद है धन अर्जित करने और धन को संग्रह करने की प्रवृत्ति। हम पूंजीवाद को इस अर्थ में समझ सकते हैं कि पूंजीवाद का अर्थ हुआ अधिक से अधिक धन संग्रह करने की होड़। जब एक ऐसी होड़ व्यापारिक वर्ग में, शासक वर्ग में या समाज में हो जाती है कि हर व्यक्ति, हर व्यापारी, हर शासक वर्ग, हर शासक ये चाहता है कि उसके पास अधिक से अधिक पूंजी हो, अधिक से अधिक धन संग्रह वो करे, तो इस होड़ को ही हम पूंजीवाद कहते हैं। इस पूंजी संग्रह करने की विचारधारा को ही हम पूंजीवाद कहते हैं। हॉब्सन ने पूंजीवाद की व्याख्या करते हुए लिखा है कि पूंजीवाद बड़े पैमाने पर व्यापार का ऐसा संगठन है जिसे वह नियोक्ता या नियोक्ता की कंपनी संगठित करती है, जिनके पास बड़ी मात्रा में धन जमा होता है और उस धन से वे कच्चा माल और औजार प्राप्त करते हैं। मजदूरों को भाड़े पर रखा जाता है और जिससे अधिक से अधिक धन का उत्पादन हो सके और उस उत्पादन से और अधिक लाभ कमाए जा सके। यूरोप में पूंजीवाद किस तरह विकसित हुआ, इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि हम पूंजीवाद को सामान्यतः 3 चरणों में बांटते हैं। पूंजीवाद का जो पहला चरण था वह चरण था 1500 ईस्वी से लेकर 1776 ईस्वी तक। इस युग में व्यापार पूंजी संग्रह करने का प्रमुख साधन था, अर्थात अगर अधिक धन कमाना है तो उसके लिए व्यापार ही एकमात्र रास्ता था और इसलिए व्यापार के द्वारा ही धन अर्थात सोना चांदी प्राप्त किया जा सकता था। इस तरह प्रथम चरण में पूंजी संग्रह करने का या हमें कहें सोना चांदी एकत्र करने का प्रमुख साधन व्यापार था। दूसरा चरण मानते हैं हम 1776 ईस्वी से 1850 तक। इस युग की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इस युग में पूंजी संग्रह करने का अर्थात धन एकत्रित करने का जो महत्वपूर्ण साधन था
अब वह क्या हो गया, औद्योगिकरण। अब क्योंकि इस युग में औद्योगिक क्रांति हुई, बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना हुई और पूंजी कमाने के साधन क्या हो गए, उद्योग एवं व्यापार। व्यापार तो था ही, साथ साथ उसके साथ क्या जुड़ गया, उद्योग भी जुड़ गया। उद्योगों के माध्यम से और अधिक धन कमाना। तीसरा चरण प्रारंभ होता है 1850 के बाद, जब पूंजी एकत्रित करने का तरीका बदल गया। अब यह तरीका अब क्या हो गया, अब 1850 के बाद या हम ये कहें वर्तमान में भी वह तरीका बदल गया है। अब पूंजी संग्रह करने का तरीका केवल व्यापार नहीं है और केवल उद्योग ही नहीं है, बल्कि इनके अतिरिक्त भी और साधन भी विकसित हो गए हैं। अब पूंजी एकत्रित करने का साधन क्या हो गया, इसमें संयुक्त शेयर बाजार, विदेशों में पूंजी का निवेश, ये भी क्या हो गया, पूंजी संग्रहित करने का एक माध्यम बन गया है। तो इस तरह पूंजीवाद के विकास के कारण ही वाणिज्यवाद को बढ़ावा मिला और इसी कारण से व्यापारिक क्रांति सफल हो पाई। अब हम पूंजीवाद की तरह ही वाणिज्यवाद को भी समझना चाहेंगे कि वाणिज्यवाद आखिर है क्या। वाणिज्य शब्द सामान्यतः वाणिक शब्द से हुआ है। मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा, कई बार विद्यार्थी वाणिज्य और व्यापार में स्पष्ट अंतर नहीं कर पाते हैं। मैं अपनी पिछली कक्षाओं में भी इस बात को समझाता रहा हूं। बड़ा सूक्ष्म अंतर है वाणिज्य और व्यापार पर, या वाणिज्य और व्यापार में बड़ा सूक्ष्म अंतर है। वाणिज्य जैसे इसका अर्थ है व्यापार तथा उद्योग पर सरकार का नियंत्रण, वाणिज्यवाद। अर्थात वाणिज्य कब कहलाता है, मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाना चाहूंगा। जैसे कोई ग्रामीण व्यक्ति है, उसके अपने घर में कुछ छोटा सा उसने बगीचा या कुछ फलों के पेड़ उसने लगा रखे हैं। उन फलों में जैसे हमारे यहाँ संतरा पैदा होता है। अब उसके घर में संतरा का पेड़ लगा हुआ है, संतरे का। उस संतरे के पेड़ पर काफी संख्या में संतरे पैदा हो गए। उसने उनमें से 100-200 या 500 संतरे तोड़ के वह कहीं बाजार में लाया और उसने क्या कर दिया, बाजार में किसी फल विक्रेता को उन्हें बेच दिया, या वो स्वयं ही उनको एक खुले स्थान पर फैला के बेचने लग गया। एक दिन के लिए उसने क्या कर दिया, फल बेच दिया एक दिन में उसने। अब उसने क्या कर दिया, 500 उसने संतरे बेच दिए, वो भी केवल एक दिन। तो ये उसका एक साधारण शब्द में क्या होगा, उसका एक हम कहेंगे उसने थोड़ा सा फल बेचे, तो फलों का व्यापार उसने कर दिया। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति है, उसके बैल हैं और वो असमर्थ हो गया हल चलाने में। अब वो स्वयं हल न चला करके अपने बैल उसने बेच दी, तो उसने बैलों का व्यापार, मैंने बैलों को बेच दिया, एक प्रकार से बैल को का व्यापार कर दिया। ये तो सामान्य अर्थ में हो गया व्यापार। लेकिन वाणिज्य कब कहलाएगा, व्यापार एक वाणिज्य कब कहलाता है, जब वह छोटा सा व्यापार एक बड़ा स्वरूप लेता है और उससे उस व्यापार के लिए उसे सरकार से वो परमिशन मिल जाती है, सरकार से वह अनुमति ले लेता है और वह अपने व्यापार के लिए एक निश्चित स्थान अर्थात दुकान या कोई निश्चित स्थान तय करता है और उस पर सरकार का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। अब तक वो केवल एक दिन या कुछ दिन व्यापार कर रहा था, तब न तो उसे सरकारी अनुमति की आवश्यकता होती है, न उसे अपने व्यापार का लेखा जोखा रखने का, न ही उसे अपने व्यापार का लेखा जोखा रखना होता है। लेकिन जब उसका व्यापार एक निश्चित ढांचे पर आ जाता है, वो व्यापार का लेखा जोखा रखना आरंभ करता है, सरकार का उस पर नियंत्रण हो जाता है,
तब वही छोटे स्तर का व्यापार जब बड़ा स्तर ग्रहण कर लेता है तो वाणिज्य कहलाता है। इस तरह सूक्ष्म अंतर है व्यापार और वाणिज्य में। 1 या 2 दिन का व्यापार सिर्फ व्यापार है, लेकिन जब वो नियमित हो जाता है, सरकार के नियंत्रण में आ जाता है, तो वह वाणिज्य कहलाता है। उसको लेखा जोखा रखना पड़ता है, तो वो व्यापार एवं वाणिज्य कहलाता है। वाणिज्यवाद का अर्थ है वाणिज्यवाद। जब उसके शब्द वाद का जो अर्थ है वो ये है कि अब उस पर सरकार का नियंत्रण हो गया है, तब वो क्या हो गया? वाणिज्यवाद। जब व्यापार या उद्योग पर सरकार का नियंत्रण स्थापित होता है, तब वह वाणिज्यवाद कहलाता है। ऐसा नहीं कि आज ही व्यापार या उद्योग पर सरकारों का नियंत्रण है। प्राचीन काल से ही ये प्रक्रिया चलती आ रही है। प्राचीन काल में भी किसी न किसी संस्था का नियंत्रण व्यापार एवं उद्योग या कुटीर उद्योगों पर होता था। प्राचीन काल में क्या था? जो उद्योग थे, कुटीर उद्योग, जैसे वस्त्र निर्माण, तेल का उत्पादन या अन्य जो उद्योग थे, इनकी अपनी अलग श्रेणियां होती थी। जैसे रेशम उत्पादन करने वालों की श्रेणी, तेली मीन्स तेल के व्यवसाय करने वालों की श्रेणी, जो काष्ठ उद्योग वाले उनकी श्रेणी। तो इस तरह प्राचीन एवं मध्यकाल में भी विभिन्न जो शिल्प थे उनके लिए उनकी अलग श्रेणियां थी, अलग निगम थे, और इन्हीं श्रेणियों का उन पर नियंत्रण होता था। यही श्रेणियां तय करती थी उन वस्तुओं के मूल्यों को, जो उस शिल्प से संबंधित जो निर्माण वस्तु का निर्माण करते थे। माना रेशम के वस्त्र निर्माण करना है, तो रेशम के वस्त्र का मूल्य क्या होगा, ये रेशम वस्त्र की श्रेणी तय करती थी। या तेल का जो उत्पादन होता था, तेल उत्पादन का मूल्य क्या होगा, ये तेलियों की श्रेणी तय करती थी। मध्यकाल तक लगभग यही स्थिति थी। परंतु जब आधुनिक युग में पूंजीवाद का उत्थान हुआ, तो इससे क्या हुआ? श्रेणियों का पतन हो गया। जो प्राचीन काल में श्रेणियां थी वो समाप्त हो गई, और उनके स्थान पर अब जो राजा थे उन्होंने सीधा अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया उद्योगों पर और व्यापार पर। इसलिए अब इसे क्या कहा गया? वाणिज्यवाद। अब श्रेणियों के स्थान पर शासक वर्ग ने सीधे उद्योग और व्यापार पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, और तब इसका स्वरूप हो गया वाणिज्यवाद। तब हम इसे कहते हैं वाणिज्यवाद। वाणिज्यवाद को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। इनमें पहले विद्वान है हेज। हेज के अनुसार वाणिज्यवाद एक आधुनिक शब्द है जो सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाकलापों पर और विशेष रूप से व्यापार और उद्योग पर नियंत्रण प्रदर्शित करता है। मानी वाणिज्यवाद हमको यह दिखाता है कि इससे क्या हो गया है? व्यापार और उद्योग पर सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया है। दूसरे विद्वान है हेने। हेने के अनुसार वाणिज्यवाद से आशय उस विचारधारा से है जो कि 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप के राजनीतिज्ञों में प्रिय रही। अर्थात हेने ये कहना चाहते हैं कि 16वीं शताब्दी से लेकर जब पूंजीवाद का विकास हुआ और व्यापार को राजाओं ने संरक्षण दिया और धन संग्रहित करने की जो प्रवृत्ति हुई, और यूरोप के राजनीतिज्ञों ने इस पर खूब चर्चा की, इसी विचारधारा को क्या कहते हैं? वाणिज्यवाद, जो कि 2 शताब्दियों तक लगातार चर्चा में रही। लगातार अधिक से अधिक नियंत्रण राजाओं ने, शासक वर्ग ने व्यापार और उद्योग पर करने का प्रयास किया। आपको ज्ञात होगा इसी अधिक से अधिक नियंत्रण के कारण उपनिवेशवाद का भी विकास हुआ। विभिन्न देशों ने अपने उपनिवेश स्थापित किए और वहां अपने माल को बेचा। उपनिवेशों से कच्चा माल ग्रहण किया और अपना तैयार माल वहां बेचा। ये सब वाणिज्यवाद का ही प्रभाव था। अब हम अपने अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं कि जो व्यापारिक क्रांति हुई, जो व्यापार को बढ़ावा मिला, जो व्यापार को महत्व प्राप्त हुआ, और जो
आज के युग में देखा जाता है कि आज कौन सा देश सबसे समृद्ध है, आर्थिक दृष्टि से सबसे समृद्ध देश या आर्थिक दृष्टि से सबसे शक्तिशाली देश कौन है? आज भी आर्थिक दृष्टि से सबसे शक्तिशाली देश है वह देश जिसका व्यापार सबसे अधिक है। अर्थात स्पष्ट है कि व्यापार में जो देश अग्रणी है, आज वही देश सबसे अधिक शक्तिशाली है और आधुनिक युग में व्यापार को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अब ये व्यापार को महत्व कब से प्राप्त हुआ? क्योंकि व्यापार को जो महत्व प्राप्त हुआ, व्यापार के महत्व के कारण ये हम क्या कहते हैं, इसको व्यापारिक क्रांति। जब लोगों ने व्यापार को महत्व देना शुरू कर दिया और व्यापार को महत्व प्राप्त हुआ, इसी को हम कहते हैं व्यापारिक क्रांति। यूरोप में व्यापारिक क्रांति के कारण क्या थे? पहला कारण था पुनर्जागरण। जब यूरोप में पुनर्जागरण हुआ तो इसका सबसे पहला परिणाम हुआ कि मध्यकाल में जो यूरोप में धार्मिक अंधविश्वास, रूढ़िवादिताएं प्रचलित थी और यह लौकिक जीवन के बजाय पारलौकिक जीवन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। अर्थात भौतिकवाद के बजाय आध्यात्मवाद पर ज्यादा ध्यान दिया था मध्यकाल में। परंतु ठीक इसका उल्टा क्या हुआ? आधुनिक युग में पुनर्जागरण के कारण लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ। लोगों की जो सोच थी वह बदली। अब लोगों ने हर तथ्य को तर्क एवं बुद्धि के आधार पर परखना आरंभ किया और इसका परिणाम यह हुआ कि लोगों में आध्यात्मवाद के बजाय भौतिकवाद का विकास हुआ और इस भौतिकवादी दृष्टिकोण के कारण लोगों में धन संग्रह करने की प्रवृत्ति का विकास हुआ और धन संग्रह करने का एक प्रमुख साधन था उस समय व्यापार, और इससे व्यापार को बढ़ावा मिला। अब लोग ये सोचने लगे कि किस तरह वो अपना जीवन और भी सुख सुविधाओं से युक्त कर सकते हैं और भी सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। और सुख सुविधाएं किससे प्राप्त हो सकती हैं? धन से। और धन संग्रह करने का एक आसान जो साधन उन्हें नजर आया वो था व्यापार। तो इसलिए पुनर्जागरण के कारण व्यापार को महत्व प्राप्त हुआ और इसने व्यापारिक क्रांति के लिए क्या हुआ, एक रास्ता दिया। इससे व्यापारिक क्रांति को आगे बढ़ने में एक रास्ता मिला। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है धर्म सुधार आंदोलन। जैसे हमने पिछले अध्याय में चर्चा की थी कि यूरोप में किस तरह कैथोलिक धर्म की जो रूढ़िवादिता थी, जो अंधविश्वास थे, जो धर्म में जो भ्रष्टाचार पैदा हो गया था, इन सब कारणों से यूरोप में प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय हुआ। प्रोटेस्टेंट धर्म ने विचार स्वातंत्र्य को महत्व प्रदान किया। प्रोटेस्टेंट धर्म ने ये माना कि हर व्यक्ति को अपना स्वतंत्र चिंतन करने की स्वतंत्रता है। हर व्यक्ति अपने ढंग से सोच सकता है, उस पर कोई धर्मगुरु प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। और इस विचार स्वातंत्र्य के कारण लोगों ने अपने जीवन को बेहतर करने का प्रयास किया। इसके लिए लोगों ने कि अपना जीवन कैसे बेहतर करें, उसके लिए उन्होंने विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को अपनाया। अब वो विचार थे उनको कैसे अच्छा रोजगार मिले, कहाँ से वो किस तरह वो और से अधिक धन कमा सकें और अपने जीवन को उन्नत कर सकें। तो इस धर्म सुधार आंदोलन ने लोगों की आर्थिक गतिविधियों को महत्व दिया। लोगों ने अनेक आर्थिक गतिविधियों को अपनाया और इसमें उद्योग और व्यापार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। लोग नए नए उद्योग अपनाने लगे, नई सोच के कारण नई चीज़ों का आविष्कार करने लगे, उनका प्रयोग करने लगे और इसका परिणाम क्या हुआ? इससे भी व्यापार को बढ़ावा मिला। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है नई भौगोलिक खोजें। आधुनिक युग में जो
अमेरिका की खोज हुई, जो ऑस्ट्रेलिया की खोज हुई, न्यूजीलैंड की खोज हुई, भारत के लिए एक नए व्यापारिक मार्ग, समुद्री व्यापारिक मार्ग की खोज हुई। इन खोजों ने क्या किया? व्यापार को प्रोत्साहित किया और इन खोजों से यूरोपीय देशों का व्यापार दिन दुना रात चौगुना बढ़ा। आपको ज्ञात होना चाहिए कि जब स्पेन के नेतृत्व में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की तो स्पेन इतना समृद्धशाली हो गया कि स्पेन के जहाज अमेरिका से अपने जहाज़ों में भर भर कर सोना लाते थे, जिन्हें देकर इंग्लैंड के लोगों में भी एक लालच पैदा हुआ और बाद में उसी का परिणाम क्या हुआ कि स्पेनिश आर्मीडा का पतन, मानी स्पेन और इंग्लैंड के बीच युद्ध हुआ। परिणाम स्वरूप स्पेन हार गया और बाद में इंग्लैंड का अमेरिका पर प्रभाव स्थापित हो गया। तो ये व्यापार के कारण ही हुआ। तो व्यापार को जो भौगोलिक खोजों के कारण महत्व मिला, उससे भी व्यापारिक क्रांति हुई और हर देश ये प्रयास करने लगा कि व्यापार पर उसका एकाधिकार रहे। चौथा कारण है राजाओं द्वारा व्यापार एवं उद्योग पर नियंत्रण करना। जैसे मैंने कहा, अब जो है हर देश ये चाहने लगा कि वो अधिक से अधिक धन प्राप्त करे, और वो धन प्राप्त किससे कर सकता था? वो व्यापार और उद्योग से। इसलिए राजाओं ने अपने राज्य में व्यापार एवं उद्योगों पर नियंत्रण स्थापित कर दिया। इसीलिए आपने देखा होगा कि यूरोप में विभिन्न देशों के नेतृत्व में ही वहाँ की जो कंपनियां थी उन्होंने अपना व्यापार फैलाया। जैसे भारत में आप खुद देखते होंगे, जो इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस पर इंग्लैंड की शासन, इंग्लैंड का नियंत्रण था। ऐसे ही यूरोप की कई कंपनियां थी जिन पर नियंत्रण किसका था? वहाँ के देशों का। और इससे क्या हुआ? उन देशों ने अपने व्यापारिक कंपनियों को संरक्षण दिया, उनकी मदद की और अपने व्यापार पर नियंत्रण रखा। इसी कारण व्यापार के कारण ही कई बार युद्ध हो जाते थे और उसमें यूरोपीय देश स्वयं भाग लेते थे। जैसे मैंने बताया, इंग्लैंड और स्पेन का जो युद्ध हुआ वो व्यापार के कारण ही हुआ। भारत में जो चीन, जो अफीम युद्ध हम अध्ययन करते हैं चीन से, इंग्लैंड का जो युद्ध हुआ व्यापार के कारण था। अर्थात शासक वर्ग व्यापार एवं उद्योग पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रखता था, जिससे हर देश चाहता था कि उसका व्यापार आगे बढ़े। पांचवा कारण है व्यापार को प्रमुखता। अब व्यापार को प्रमुखता केवल राजाओं ने ही नहीं दी, बल्कि जन सामान्य ने, स्वयं व्यापारी वर्ग ने, या अन्य जो लोग सीधे पहले व्यापार से नहीं भी जुड़े हुए थे, उन्होंने भी समृद्धि प्राप्त करने के लिए व्यापार को महत्व दिया। क्योंकि इस युग की ये विशेषता थी कि हर व्यक्ति ये चाहता था कि वो अधिक से अधिक धन कमाए, हर देश से चाहता अधिक से अधिक धन कमाए। तो इसलिए व्यापार को महत्व मिला। व्यापार को संरक्षण, उत्खनन में पहले भी इस बात को कह चुका हूं कि सभी देशों ने व्यापार को संरक्षण दिया। फिर अगला बिंदु है व्यापार में पूंजी का महत्व। अब जिस देश के पास जितनी अधिक पूंजी थी वो उतना ही अधिक धनी बन सकता था, क्योंकि पूंजी से वो और अधिक पूंजी कमा सकता था। और इस पूंजीवाद ने क्या किया? व्यापार को और अधिक प्रोत्साहन दिया। यही नहीं, व्यापार के बढ़ने का एक कारण क्या था कि विभिन्न देशों ने स्वयं अपने व्यापार के लिए व्यापारिक जहाजों का निर्माण किया। बड़े पैमाने पर व्यापारिक जहाजों का निर्माण हुआ और दूर देशों तक इन समुद्री व्यापारिक जहाजों से व्यापार होने लगा, जिससे व्यापार को महत्व ही नहीं मिला, बल्कि इस व्यापार की सुरक्षा के भी प्रबंध किए गए। और व्यापार के कारण आपको पता होगा कई युद्ध लड़े गए। हम समझ सकते हैं कि आधुनिक युग के प्रारंभ में जो भी प्रमुख युद्ध लड़े गए उनके पीछे एक प्रमुख कारण व्यापार पर ही नियंत्रण था। माने व्यापार पर नियंत्रण करने की इच्छा ही थी और शासक वर्ग की व्यापार को प्रोत्साहन देने, व्यापार पर नियंत्रण करने, व्यापार को बढ़ाने के कारण ही कई युद्ध हुए। इस तरह विभिन्न देशों ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर व्यापारिक जहाजों का निर्माण कराया।
इसके साथ ही जो नए व्यापारिक मार्गों की खोज हुई, उससे भी व्यापारिक क्रांति हुई, क्योंकि जो प्राचीन मार्ग थे, व्यापारिक मार्ग, जब उन मार्गों पर किसी और का अधिकार हो गया, जैसे प्राचीन काल में यूरोप और एशिया के बीच व्यापार के लिए रेशम मार्ग था, परंतु रेशम मार्ग पर जब अरबों का अधिकार हो गया, तुर्कों का अधिकार हो गया, रेशम मार्ग पर मध्यकाल में तुर्कों का अधिकार हो गया था। अब यूरोप जो एशिया, चीन और भारत से व्यापार करना चाहता था, तो रेशम मार्ग पर तो तुर्कों का अधिकार हो गया। तुर्कों ने यूरोपीय व्यापारियों को एशिया की तरफ आने में रुकावट पैदा की। इसका परिणाम यह हुआ कि वास्को डी गामा ने एक नए व्यापारिक मार्ग, एक समुद्री व्यापारिक मार्ग की खोज की, और इससे क्या हुआ, भारत और चीन या एशिया के जो देश थे उनसे व्यापार करने का मार्ग खुला। और इस खोज ने भी क्या किया, व्यापार को और महत्व प्रदान किया। इसी तरह नए व्यापारिक मार्गों की खोज किस तरह हुई कि समुद्री व्यापारिक मार्गों को और छोटा किसने किया, नहरों के निर्माण ने, जैसे पनामा नहर, स्वेज नहर। इन नहरों के निर्माण ने क्या कर दिया, समुद्री जो व्यापारिक मार्ग था उनकी दूरी कम कर दी। इससे भी व्यापारिक क्रांति को बढ़ावा मिला, व्यापारिक क्रांति हुई। इस तरह हम समझ सकते हैं कि किस तरह आधुनिक युग में व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला।